नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उज्जैन में आज से 2 दिन चलने वाला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू हो चुका है। इस अवसर पर सीएम ने लाडली बहनों को 1576 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इस समिट को अलग अलग क्षेत्रों में जारी रखेगी। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश में सरकार समिट को इवेंट बनाकर सिर्फ नौटंकी कर रही है। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की बात कहने वाले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में 213 यूनिट लगाने के लिए लैंड अलॉटमेंट लेटर भी उद्योगपतियों को दिए हैं। इन यूनिट्स के जरिए प्रदेश में 12,170 करोड़ का निवेश होगा। 26,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। आपने अभी अपने भाषण में कहा कि उनने 75,000 करोड़ का निवेश की अपने इसी समिट में घोषणा की है। एक बार मैं आपका प्रणव जी आपका भी अभिनंदन करना चाहता, लेकिन यहां मंच पे बैठूंगा तो बात करूंगा तो कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा है। अब तो ये पड़ रहा है कि टाइम कम पड़ रहा है, बाकी सब तो ठीक ही ठीक है। सिंघानिया जी कह रहे आप टाइम दो, मैं भूमि पूजन कराऊंगा पन्ना में चल करके। अगर आनंद बांगर जी बैठे उनसे पूछो, वो अपनी अलग इंडस्ट्री के लिए टाइम ले रहे, लेकिन हम और आप मिलकर के टारगेट करें आज से लेके कल तक। मेरी सीएस यहां बैठी है, पीएस बैठे, सारे अधिकारी गण यहां आए। हमारे ये जो अभी जो प्रयोग किया है, इस प्रयोग को सफल करने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि बातें कम और काम, ये जो होने की तैयारी के लिए जो मूल मंत्र है, मुझे लगता है कि आज से लेके कल तक जब हमारा एक पड़ाव हासिल करेंगे तो कल तक हम काफी बिजनेस करेंगे। समिट के पहले दिन अडानी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने कहा कि हम यहां 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से उज्जैन, इंदौर, भोपाल को मिलाकर महाकाल एक्सप्रेस बनाएंगे। वहीं वी कमर्शियल के सीईओ विनोद अग्रवाल ने कहा कि इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन, पावर, पॉलिटिकल सपोर्ट, गवर्नमेंट मशीनरी अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। ये सारी सुविधाएं मध्य प्रदेश में हैं। हमने मध्य प्रदेश में 1985 में पीथमपुर में पहला प्लांट लगाया था। हमारे यहाँ अब 8 प्लांट हैं और 7,000 करोड़ रुपए हमने एमपी में इन्वेस्ट किए हैं। Currently, our presence in Madhya Pradesh spans a wide range of sectors from roads, cement, natural resources, thermal power, renewable energy and power transmission. Our cumulative investment in the state amounts to rupees 18,000 crore and we have created almost 11,000 employment opportunities across the state. I am delighted to announce that not only will the Adani Group continue investing in these diverse sectors, but we will also more than double our investments in the Madhya Pradesh and contribute in our own humble way. डिसाइड करती है कि कहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाए, तो उसमें 4-5 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो लैंड अवेलेबल है, पावर अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, कैसा इंडस्ट्रियल सीन है वहाँ पे, इंडस्ट्रियल पीस है, कैसी गवर्नमेंट मशीनरी है, कैसे पॉलिटिकल सपोर्ट है। ये सारी चीजें जो हैं मैं अपनी तरफ से आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो जिसके कारण से हम लोग बिल्कुल कमिटेड रहते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 57 प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। ये सभी प्रोजेक्ट प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में हैं। सरकार का दावा है कि कॉन्क्लेव से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा और 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने सरकार के इन दावों को कोरी नौटंकी बताते हुए आयोजन को धन की बर्बादी बताया है। इन्वेस्टर समिट पर मध्य प्रदेश मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हाफिज ने चुटकी लेते हुए कहा कि सही इन्वेस्टर समिट तो हमारी कमलनाथ सरकार में 1 दिन का हुआ था, जिसमें इन्वेस्टर भी आए और निवेश भी हुआ। देखिए, ये इन्वेस्टर समिट तो बस एक ही हुआ था कमलनाथ जी का।
जो एक दिन का था, कम से कम खर्चे का था, और उसमें करार हुए थे, MOU साइन हुए थे। जो धरातल पे आते उससे पहले सरकार गिरा दी गई। शिवराज जी ने अपनी सरकार में बीजेपी के 6-7 इन्वेस्टर समिट किए हैं, कोई धरातल पे योजनाएं नहीं आई, कोई धरातल पे MOU जो करार हुए वो सामने नहीं दिखे हमें। पूरी तरह से नाकामी और इतना सारा पैसा खर्च करना, अगर मोहन यादव जी भी वही करने वाले हैं तो ये प्रदेश के लिए नुकसानदेह है। करना है तो वो एक दिन में करार कीजिए, कम से कम खर्चे में करार कीजिए, इवेंटबाजी ना करते हुए असली मीटिंग्स कीजिए, जिससे कि धरातल के ऊपर मध्य प्रदेश की जनता को वाकई में फायदा मिले। मध्य प्रदेश की नई नवेली सरकार और उसके मुखिया डॉक्टर यादव की कोशिश है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ताकत देने ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। इन 2 दिनों में आने वाला वक्त ही बताएगा कि मध्य प्रदेश उद्योगपतियों का कितना मन मोहता है। भोपाल से GS ठाकुर के साथ प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। तो इन्वेस्ट में मध्य प्रदेश से कितना आएगा निवेश, आज इसी विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी जुड़े हैं, कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल जी इस डिबेट का हिस्सा हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी भी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, ये 2 दिन मध्य प्रदेश के लिए विक्रम उत्सव हो रहा है, कितने अहम ये 2 दिन होने वाले हैं, कितना निवेश और आ सकता है, क्या संभावनाएं देख रही है बीजेपी सरकार? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार निवेश बढ़ा है और उसका एक कारण रहा है जी, मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक स्थिति है वो सुदृढ़ है, और यही कारण है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन्हें विश्वास है कि मध्य प्रदेश के अंदर यदि हम कोई भी व्यवसाय खड़ा करते हैं तो उसमें हमें सरकार की भी मदद मिलेगी और मध्य प्रदेश की जनता की भी मदद मिलेगी। तो लगातार आपने देखा कि पिछले कार्यकाल में भी जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे उस समय भी हमने कार्यक्रम आयोजित किए जी, और उसका सीधा परिणाम मिला कि मध्य प्रदेश के अंदर आज रोजगार के भी नए अवसर पैदा हुए और नए नए सिरे से लोगों को व्यवसाय करने के तौर तरीके भी सीखने को मिला। तो मध्य प्रदेश के अंदर परिवर्तन हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और भी एक बड़े परिवर्तन के रूप में मध्य प्रदेश दिखेगा। तो आज कांग्रेस जहां आरोप प्रत्यारोप करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को कम से कम पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि आज उद्योग लगने की स्थिति मध्य प्रदेश में दिख रही है। जब उनकी सरकारें हुआ करती थी मध्य प्रदेश में कितना उद्योग थे। ठीक है, विक्रम जी का रुख कर लेते हैं। विक्रम जी, सरकार दावा कर रही है कि आज उद्योग लगने की स्थिति तो मध्य प्रदेश में है, आपकी सरकार के दौरान वो भी नहीं थी, लेकिन जब सरकार निवेश के साथ साथ हजारों रोजगार देने का भी दावा कर रही है, फिर कांग्रेस क्यों इस पूरे आयोजन को धन की बर्बादी बता रही है? देखिए, अगर युवाओं को रोजगार मिले ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा विषय है, होना चाहिए, पर क्या सालों से इवेंट हो रहे हैं जी। शिवराज जी ने बहुत सारे इवेंट किए हैं, मोहन जी भी इवेंट कर रहे हैं। मैं अगर रोजगार, आप शिवराज जी एक बहुत बड़ी योजना लाए थे इनके पूर्व मुख्यमंत्री सीखो कमाओ, उन्होंने दावा किया था कि उसमें हजारों लोगों को, लाखों लोगों को काम मिलेगा। क्या काम मिल रहा? क्या आज पटवारी घोटाले में लोग रोडों पर हैं, नर्सिंग घोटाला लोग उस पर हैं, रोडों पर हैं। आप रोजगार दे कहां है? आपका मेक इन इंडिया का शेयर पता नहीं कहां सो गया है। आप रोजगार दे कहां रहे हैं? आप अग्निवीर से लेकर जहां भी योजनाएं ला रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, पर धरातल में कोई चीज दिखाई देगी तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और रही बात हमारी कांग्रेस कार्यकाल में, आप मंडी देख सकते हैं, पीतमपुर देख सकते हैं, ये कब आए हैं? ये कांग्रेस के कार्यकाल में आए। BHL कब आया? कांग्रेस के कार्यकाल में आया है। आपने तो BHL को बंद कर दिया है, बंद जैसी हालत कर दी उसकी जी। ठीक है, प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, इसके पहले भी शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होते रहे हैं, मगर क्या उसके बाद जो घोषणाएं हुई थी, जो दावे हुए थे, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको वो नजर आते हैं? क्या इन्वेस्टर समिट में वास्तव में कोई फायदा होता है या सिर्फ ये एक इवेंट बनकर रह जाते हैं, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है? विक्रम जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ जी। पिछले 15 साल से 18 साल से हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, सरकार की 6-7 बार हुई है। तो बड़े अमाउंट हमको मिले कि यहाँ हस्ताक्षर हो गए और ये प्लानिंग हो गई, इतना रोजगार मिलेगा, लेकिन धरातल पे ये हम देखें जांच करें तो धरातल पे वो नगण्य ना के बराबर है, ना रोजगार अवसर प्राप्त हुए हैं, ना तो। लेकिन आशीष जी ने जो कहा वो बात भी मैं मानता हूं कि बीजेपी में ये इन्वेस्टमेंट समिट के नाम से जो इवेंट्स या जो भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं उससे लोगों के अंदर उत्साह भी आ रहा है, और एक जो मोदी सरकार की योजना है कि हम अर्थव्यवस्था को 5 नंबर की अर्थव्यवस्था लाएंगे विश्व में, उसकी ओर एक कदम भी है।
लेकिन ये कदम धरातल पे जब भी दिखेंगे जब इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, कटिबद्धता दिखेगी। और चूंकि प्रदेश के आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं है कि हम औद्योगिक विकास में सरकार पूरी तरह सहयोग दे पाए, लेकिन सरकार के जो भी सहयोग होते हैं, चाहे वो बात जमीन की आवंटन की हो, चाहे बात बिजली की हो, चाहे बात पानी की हो, चाहे बात रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, वो बिल्कुल तैयार है। बीजेपी ने उसमें काम किया है, लेकिन धरातल पे इन्वेस्टमेंट के नए स्वरूप को, रोजगार को और निर्माण को हम देख रहे हैं, पिछले 10 सालों में हमें नहीं दिखे। जी आशीष जी, क्या इस बात से आप सहमति रखते हैं कि 15 सालों से ये आयोजन हो रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों की हम बात करें तो समिट के बाद कोई जो उत्साह होता है वो ठंडा हो जाता है, राजनीतिक कटिबद्धता की कमी है, इस वजह से जो विजन इन्वेस्टर समिट में बताया जाता है, जो घोषणाएं की जाती हैं, वो धरातल पर नहीं होती, जैसे कि कांग्रेस भी कह रही है। आशीष जी, और कहना है क्योंकि वो विपक्ष है तो निश्चित तौर पे उनको उनकी प्रक्रिया शामिल है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब जो काम होते हैं, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में रहते हुए कांग्रेस को भी उस काम की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ये परंपरा एक स्वस्थ राजनीति को भी जन्म देती है। और साथ ही साथ एक बहुत स्पष्टता की बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने 15 महीने काम किए, उस 15 महीने के दौरान उनका कोई भी एक ऐसा काम नहीं है जो प्रमाणिकता के साथ वो कह सकें कि इस काम को हमने किया। परंतु जब हम 18 वर्षों के अपने काम को याद करते हैं, 2003 के बाद से लगातार जो हमने काम की गति पकड़ी, तो उस गति में आपको देखना पड़ेगा कुछ चीजें बहुत प्रमुख होती है। जब हम सरकार में आए थे मध्य प्रदेश के अंदर, उस समय मध्य प्रदेश के अंदर ना सड़कें थी, ना पानी की समस्याओं से मध्य प्रदेश जूझ रहा था और बिजली की समस्या से जूझ रहा था। अब आप बताएं, ऐसी परिस्थितियों में बाहर के लोग कैसे आएंगे मध्य प्रदेश में उद्योग धंधा लगाने के लिए? परंतु धीरे धीरे हमने जो मूलभूत आवश्यकताएं थी इस प्रदेश के अंदर, उनकी पूर्ति करने का काम किया, और जैसे ही हमने उनकी पूर्ति करने का काम किया तो नए व्यवसाय को जन्म मिला और आज धीरे धीरे नए नए व्यवसाय खड़े हुए। साथ ही साथ एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है जो कांग्रेस के लोग हमेशा आरोप लगाते हैं, बेरोजगारी की समस्या। तो मैंने इनको बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, रोजगार केवल नौकरी नहीं होती, जो स्वरोजगार की ओर भी लोग बढ़ते हैं वो भी एक रोजगार है, और मध्य प्रदेश के अंदर स्वरोजगार की ओर बढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय होगा उसमें मध्य प्रदेश के अंदर लगातार स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, और जैसे बाहर के लोग आएंगे, उद्योग धंधे लगेंगे, तो एक जो परंपरा होती है रोजगार देने की, उस व्यवस्था का भी पालन करते हुए नए लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है विक्रम जी, सरकार न सिर्फ रोजगार बल्कि स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ा रही है, आपकी बात रखें जी। देखिए, स्वरोजगार की बात क्या, मैं अपने गांव की बात, मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, बुधनी जहां से मैं आता हूं, मैं चुनाव लड़ा था, वहां रोजगार की इतनी कमी है, कोई रोजगार के साधन नहीं जुटा पाई है। आप स्वरोजगार, आप पटवारी घोटाला होता है, इसमें 8,000 छात्रों का आप ये नहीं कर पा रहे हैं कि कौन उसमें गलत है कौन सही है। बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, आप कोई जांच नहीं करे। क्या एक सरकार बनने के बाद भी आपको इतना समय लगता है? नर्सिंग घोटाला हो जाता है, व्यापम के चीजों की समस्या आज भी चल रही है। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? कौन सा इंडस्ट्रियल हब आपने नया बनाया इस 15 से 20 साल में? आप बताइए ना, कौन सा बनाया आपने? कौन सी बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे? मैं वो शुरू से कह रहा हूं कि इन्वेस्टर मीट करते हैं, लोग इवेंट करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, पर धरातल बताइए ना कहां क्या हुआ। ठीक है, आशीष जी से जवाब लेते हैं। आशीष जी, ज्यादा पीछे नहीं जाते, पिछले 5 सालों की बात करें तो इन्वेस्टर समिट के बाद कितने नए उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित हुए हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल पाया है, क्या आंकड़ा कहता है सरकार का? जी आशीष जी, आप ही से सवाल है। जी आशीष जी, इतने सालों से इन्वेस्टर समिट हो रही है, लेकिन पिछले 5 सालों का ब्यौरा हम देखें तो इन्वेस्टर समिट के बाद कितने नए उद्योग मध्य प्रदेश में लग पाए हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल पाया है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े उद्योग रहे, उन सभी बड़े उद्योगों को देखना पड़ेगा कि उसमें ऐसे उद्योग ज्यादातर स्थापित हुए हैं जिनसे अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिल सका। और दूसरी एक चीज और बहुत समझ में आई है कि रोजगार के अवसर पैदा करना, ये भी एक इनका महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने लगातार देखा है कि जब ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो उससे नए युवाओं के अंदर एक प्रेरणा आती है, और उस प्रेरणा के माध्यम से भी नए युवा बहुत सारे छोटे छोटे काम करने लगते हैं, और जो ये छोटे छोटे काम होते हैं वो आगे चल के इतने बड़े हो जाते हैं कि बड़े उद्योग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मैं लगातार पिछले शिवराज जी के कार्यकाल से देख रहा हूं
कि मध्य प्रदेश के अंदर इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है और मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं के अंदर इस प्रकार के कामों में सहभागिता की भी जो कहना चाहिए अंदर का उत्साह है, वो उत्साह भी बढ़ रहा है। तो ऐसा मुझे लगता है कि आने वाला जो समय होगा उसमें एक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में उद्योग दिखेंगे और पिछले कार्यकाल की तुलना में एक के बात को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि पिछले कार्यकाल में 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद 15 महीने हमने कोरोना को झेला। कोरोना जैसी महामारी को झेलने के बाद भी मध्य प्रदेश के अंदर व्यवसाय बढ़ा और उद्योग बढ़े और हमारी जो कहना चाहिए अर्थव्यवस्था भी मुख्य धारा में जुड़ गई। तो ये बहुत बढ़िया एक कहना चाहिए एक बहुत बड़ी चीज है कि मध्य प्रदेश की जो नीति रही सरकार की वो कुशल नीति रही। ठीक है प्रकाश जी, क्या मध्य प्रदेश सरकार की नीति को कुशल माना जाए? और निश्चित तौर पर 15 महीने कमलनाथ की सरकार थी, फिर कोरोना आ गया तो बहुत सारे उद्योग स्थापित नहीं हो पाए, रोजगार के जो अवसर थे वो ठहर गए थे। लेकिन वही सवाल फिर से है कि वर्तमान में आऊंगा विक्रम जी आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन वही सवाल है प्रकाश जी कि ये जो इन्वेस्टर समिट होती है धरातल पर क्यों आखिर क्रियान्वयन इतना नहीं हो पाता जैसा सरकार दावा करती है? कमी कहां रह जाती है? सबसे पहले तो आशीष जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा। जी बिल्कुल आशीष जी, मेरा प्रश्न है कि लास्ट ईयर जनवरी में पीबीडी हुआ था इंदौर में, उसके बाद इन्वेस्टर समिट हुई थी और काफी ज्यादा एमओयू साइन हुए थे शिवराज जी सरकार के समय। आज धरातल पे वो कहीं नहीं दिखते। जी लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट था उसमें, पीथमपुर में और इंदौर के आसपास बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी, पर वो इंडस्ट्री का ए भी नहीं दिखता है, जेड तक की बात तो दूर की बात है। एक तो ये है। दूसरा, जहां आपका ये कहना है कि हम स्वरोजगार पैदा कर रहे हैं, तो आज बेरोजगारों का प्रतिशत मध्य प्रदेश में देश की तुलना में तेजी से क्यों बढ़ रहा है? स्वरोजगार मिलने के बाद भी लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर निकल के क्यों नहीं आ पा रहे? और जहां तक धरातल पे सब चीजें लागू नहीं होने के कारण जो मैं समझता हूं एक पत्रकार के रूप में, वो ये है कि जो प्रशासन और शासन है उनके तालमेल में कमी है, कहीं ना कहीं नजर आती है। प्रशासन शासन की योजनाओं को तरीके से लागू नहीं कर पाता है। नीचे के स्तर पर प्रशासन में भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है जी। और जो लोग यहाँ समिट में आते हैं वो जब इवेंट होता है तब तो उनको बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में प्रैक्टिकली उनको जब काम पड़ता है प्रशासन से तो वो काम अटकते हैं और लटकते भी हैं। इसकी वजह से वो लोग निराश हो जाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ भी कर लेते हैं, जो मैं समझता हूँ। ठीक है आशीष जी जवाब दीजिए। प्रकाश जी ने प्रश्न उठाया कि इंदौर में भी एक बड़ा समिट हुआ था। जी जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर जब शिवराज जी की सरकार थी तो उस समय जहां तक मुझे जानकारी है 17 लाख करोड़ के प्रोपोजल जमीन पर उतरे थे और 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट आए थे उस समय पे। तो उस समय से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर ये जो कहना चाहिए कि एक क्रम होता है किसी भी चीज को स्थापित करने का, तो उसे उस क्रम को स्थापित करने की भूमिका थी वो शिवराज जी ने बनाई और आज उसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए मोहन यादव जी काम कर रहे हैं। तो जो क्रम था उसी क्रम पे कंपनियां आ रही हैं और उनका मध्य प्रदेश के अंदर वो स्थापित हो रही हैं। और जहां तक प्रशासनिक बात है तो प्रशासन लगातार ऐसे लोगों को सहयोग करता रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार का एक ही कहना था कि हमारे प्रदेश में यदि रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं तो हम इस अवसर को सुगमता पूर्वक वो कंपनियां आ सके, काम कर सके, उनको जो भी मदद होगी वो सरकार करेगी। जी ठीक है। जी विक्रम जी आपकी बात पूरी करें। मैं कहना चाहता हूँ ये एक आशीष जी हमारे जो है आशीष जी एक कंपनी का नाम नहीं बता पाए, गोल बोल बात कर रहे हैं कि इतने रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? हर तरफ तो अब हाहाकार मची, युवा पूरा परेशान है। कहाँ एक कंपनी को आप रोजगार नहीं दे पाए? आप करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आप कोई फैक्ट्री नहीं लगा पाए क्या बड़ी? एक काम इनके प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार है, आप एक छोटा सा आवेदन बनवाने जाएंगे तो आपको महीनों गुजर जाते हैं। और ये आप कह रहे हैं कि हम सुविधा दे रहे हैं। अरे अगर आप सुविधा देते तो कहीं तो इंडस्ट्री दिखती, कहीं तो कोई बड़ा हॉस्पिटल दिखता, कहां दिख रहा है? ये 15 साल कह रहे हैं कि कमलनाथ जी का 15 महीने का शासन रहा, फिर कोरोना आ गया। अरे उससे पहले तो 15 साल शिवराज जी का ही शासन था ना, आप ही का शासन था, लोगों को रोजगार मिला। उसमें क्या हुआ? आप 15 महीने से 20 साल की तुलना करेंगे क्या आप? देखिए ऐसा है कि आंख अपनी बंद करने से है ना, आप छुपने वाले नहीं है, आप में कमियां बहुत है। कि जब निवेशक आते हैं तो प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि चक्कर वो काटते रहते हैं और आखिर में काम नहीं होता तो उनका इंटरेस्ट हट जाता है। इस चीज को कैसे सुधारेंगे, इस पर कैसे काम करेंगे? मंडी कब लगा, पीथमपुर कब लगा, बीएचएल क्यों बंद हो गया? ठीक है जवाब ले लेते हैं। देवास की इंडस्ट्री आप देख लीजिए। जी
जी आशीष जी, जैसे कांग्रेस कह रही कि कोई नया काम सरकार का नहीं होता, सिर्फ एक आयोजन बन के रह जाते हैं, और प्रकाश जी ने भी इसमें एक बात जोड़ी थी कि जब निवेशक आते हैं बहुत उत्साह में रहता है, लेकिन जब धरातल पर फैक्ट्री उतारने की बात की जाती है, उद्योग स्थापित करने की, तो कठिनाइयां इतनी होती है, इतने चक्कर उन्हें काटने पड़ते हैं कि एक तरह से इंटरेस्ट उनका हट जाता है, और यही वजह होती है कि निवेश उतना नहीं हो पाता। फिर जी आशीष जी, आप ही से सवाल है। जी देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के अंदर भी बीना रिफाइनरी जैसे एक बड़ा काम प्रारंभ हुआ था शिवराज जी की सरकार के समय में। तो मध्य प्रदेश के अंदर लगातार काम बढ़ा है और एक जेके के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अंदर आए और सीमेंट फैक्ट्री के रूप में स्थापित हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी से मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। और जहां पर कुछ तकनीकी चीजें होती हैं जो एक प्रशासन को कहना चाहिए, प्रशासन को निर्णय लेने में भी कई बार दिक्कत होती है, पर उन सबको हल करने का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और लगातार सरकार, चूंकि एक कोई भी उद्योग आता है या कोई भी रोजगार के अवसर पर जब पैदा होते हैं तो उसकी एक व्यवस्था होती है, कानूनी, उन सभी कानूनी प्रक्रियाओं का भी पालन करना होता है। तो उसका पालन करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर लगातार इन उद्योगों को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है प्रकाश जी, मध्य प्रदेश सरकार की जो हालिया उद्योग नीति है, क्या इसमें भी कुछ ऐसे क्लॉजेस जोड़ने की आवश्यकता है जिससे नीति सुगम हो, और जैसा कि आपने कहा कि जब यहां पर निवेशक आते हैं तो उनका एक जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, इसके लिए सरकार और क्या कदम उठा सकती है? क्या सिर्फ प्रशासनिक कसावट करने से ये हो जाएगा? नहीं, जहां तक मैं समझता हूं अमित जी, हम मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री की बात करें तो हम गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से और ऐसे और कई राज्यों के नाम मैं गिना सकता हूं जिनसे बहुत पीछे हैं। हम के लिए उदाहरण गुजरात का ही लें। गुजरात में इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, मोदी जी और हमारे गृह मंत्री गुजरात से हैं। गुजरात में जो मॉडल है वो मॉडल मध्य प्रदेश में लागू क्यों नहीं कर पाए? क्या वजह रही कि गुजरात में डेवलपमेंट काफी रहा, इन्वेस्टमेंट अच्छा रहा और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतनी सारी संख्या में बढ़ती गई है। अडानी जी, अंबानी जी, उनका इंटरेस्ट भी गुजरात में रहा जी। उनका इंटरेस्ट एमपी में आने के बावजूद भी वो धरातल पे क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों केवल हमारे वो वादे, कोरे वादे बन के रह जाते हैं, जनता के लिए इवेंट का हिस्सा बन के खुश हो जाती है और एक वोट बैंक के रूप में बीजेपी के लिए कन्वर्ट हो जाती है? ऐसा क्यों विपक्षों को लगता है? इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। और हमको धरातल पे सच्चाई लाने के लिए अब रोजगार के अवसर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको बेरोजगारी को भी दूर करना पड़ेगा। ये बीजेपी को भी देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट मीट से हम किस लक्ष्य को साध रहे हैं। केवल बड़ी बड़ी बातें हो रही है या वास्तव में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी कम हो रही है जी। और मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट बन के गुजरात के मुकाबले में, महाराष्ट्र के मुकाबले में खड़ा हो पा रहा है। बिल्कुल, और कहीं न कहीं कोशिश भी सरकार की यही है कि दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश अग्रणी हो, रोजगार के लगातार नए अवसर यहां पर स्थापित हो। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।